नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटी नौ स्वदेश। आज के खास बातचीत में हमारे साथ हैं इन्वेस्को म्यूचुअल फंड के सीईओ ताहिर बादशाह। ताहिर, शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। यहाँ पे हमारी बातचीत ऐसे समय में हो रही है जब जो इंडियन बेंचमार्क इंडिसेस हैं, जो सेंसेक्स, निफ्टी वगैरह, वो अपने प्रीवियस हाईज के काफ़ी करीब पहुँच गई हैं, 3-4-5% ही दूर रह गई हैं। बट दूसरी तरफ यूएस मार्केट से जो क्यूज आ रहे हैं वो थोड़ा सा नर्वस करने वाले हैं, स्पेशली इन्फ्लेशन फ्रंट पे। तो लोगों को, बाजारों को लग रहा है कि शायद यूएस फेड की बहुत कर्राई से रेट हाइक करने की साइकिल चलती रहेगी। आप इस समय जो नया फियर बन के आया है सामने टेबल पे, इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट को कैसे एनालाइज कर रहे हैं? जी, ये जो डेवलपमेंट हो रही है और हमने लास्ट नाइट हमने जो यूएस में इन्फ्लेशन के आंकड़े हमने देखे और जिससे वो नर्वसनेस आई है, वो लगभग हमारी मतलब एक्सपेक्टेशन में थी। हम कुछ समय से यही सोच रहे थे कि ये जो मार्केट में हमने रैली देखी है, न केवल इंडिया में, तो इंडिया में तो हमने पिछले 2-3 महीने से कंटिन्यूस रैली देखी है, लेकिन अभी जो रिसेंटली पिछले हफ्ते 2 हफ्ते में ग्लोबल रैली भी हुई थी ऑन दी एक्सपेक्टेशन के इन्फ्लेशन का डेटा शायद बेटर आएगा या ऑयल प्राइसेस नीचे आ गए हैं वगैरह वगैरह। बट जो कंटिन्यूइंग रिस्क्स जो है या जो जो मार्केट के सामने थे पिछले कुछ महीनों से, वो एक हद तक मार्केट समझने लगा था कि शायद वो कंप्लीटली आउट ऑफ रेकनिंग हो गए हैं या दे आर ऑफ द टेबल, बट एक्चुअली वो ऐसा है नहीं। सम ऑफ द रिस्क आर स्टिल लर्किंग एंड दे आर देयर एज पार्ट ऑफ द सिस्टम। चाहे वो इन्फ्लेशन हो, चाहे वो जियोपॉलिटिक्स हो, um, और चाहे वो ग्रोथ की समस्या हो या पॉसिबिलिटी ऑफ स्लो डाउन इन ग्रोथ हो, पर्टिकुलरली इन ग्लोबल मार्केट्स। तो ये जो आंकड़े कल हमने देखे इन्फ्लेशन के बारे में, वो प्रोबेबली एक एक तरीके से एक ग्रिम रिमाइंडर है कि भाई ये रिस्क अभी तक पूरी तरीके से टेबल से गायब नहीं हुए हैं। एंड ये एक जो प्रोसेस है ऑफ नॉर्मलाइजेशन ऑफ इन्फ्लेशन एंड उसके लगते हुए जो भी इम्पैक्ट ग्लोबल ग्रोथ पे आने वाला है, ये एक प्रोसेस अभी भी जारी है और शायद उसके लिए और 1 से 2 क्वार्टर का समय लग सकता है। और उस दौरान अ, एक मार्केट में बियॉन्ड अ पर्टिकुलर पॉइंट वैल्यूएशन अगर बहुत ज्यादा हद तक आगे बढ़ जाते हैं, स्पेशली इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो एक पुल बैक या एक रियलिटी चेक की जरूरत न केवल ग्लोबल मार्केट्स को बट इंडियन मार्केट्स को भी शायद जरूरत लगी। फेयर पॉइंट। आप इन जनरल जो जितना भी डेटा आता आया है अभी तक लास्ट कुछ महीनों में, क्या आप इस बात को मानते हैं कि इन्फ्लेशन की ट्रैजेक्टरी यूएस में यहाँ से नेगेटिव की तरफ है? उसका रेट ऑफ चेंज भले ही ऊपर नीचे हो सके क्योंकि वो कोई पकड़ नहीं सकता, लेकिन ट्रैजेक्टरी इज ऑन द लोअर साइड, या अभी ये भी कहना शायद काफ़ी ज़्यादा प्रीमेच्योर होगा? देखिए, तो एक समस्या इसमें किसी एक तरफ का कॉल लेने के लिए ये आ रही है कि एक तरीके का फेड और कंज्यूमर, यूएस कंज्यूमर पर्टिकुलरली अगर अपन हम देखें, हम उसके बारे में बात करें, तो एक बैटल चल रही है। एंड हुआ यूं है कि at one level Fed is committed to bringing down inflation and उन्होंने बहुत सारे ओकेशंस पे अभी रिसेंटली उन्होंने कहा है कि हम we will do whatever it takes in order to get inflation in control, और हम इंटरेस्ट रेट हाइस करते आ रहे हैं। वो लगभग हमेशा से हमारी समझ में थी, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि अब तक के जो रेट्स हाइक हुए हैं उससे कुछ हद तक स्लो डाउन ग्लोबल मार्केट्स में और ग्लोबल इकोनॉमीज में और यूएस इकोनॉमी में जरूर आया है, लेकिन उस हद तक नहीं आया है जहां जहां ऐसा माना जा सके कि फेड अब यहाँ से कुछ सॉफ्टनिंग दिखाएगा या इंटरेस्ट रेट्स की प्रक्रिया में अभी एक बहुत बड़ा सॉफ्टनिंग आ जाएगा। वो शायद मानना डिफिकल्ट है क्योंकि यूएस कंज्यूमर बहुत ही स्ट्रांग है, और न केवल वो कोविड के पहले वो स्ट्रांग था, बट ड्यूरिंग कोविड और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। तो आई थिंक ये जो बैटल है वो शायद थोड़ा और लंबा चल सकता है, और हमें कभी कभार ऐसे डेटा हमारे सामने आएंगे जो कहेंगे कि इंटरेस्ट रेट्स और बढ़ने चाहिए। कभी कुछ ऐसे डेटा पॉइंट्स आएंगे जो कहेंगे कि इंटरेस्ट रेट्स तो बढ़ेंगे लेकिन साथ ही साथ ग्रोथ भी बहुत ज्यादा स्लिप डाउन नहीं होगी। तो मुझे लगता है कि ये डायनामिक्स जो है वो कुछ हद तक और कुछ समय तक और चलेगा टू बी एबल टू डिसाइसिवली से कि इन्फ्लेशन
आने वाले रीडिंग में कम हो जाएगा, वो शायद थोड़ा मुश्किल है। हाँ, लेकिन ऑन अ ट्रेंड बेसिस क्लियरली जो 8.5-9% इन्फ्लेशन यूएस या हमने यूरोपियन इकोनॉमीज में भी जो देखा है, वो मुझे लगता है कि मॉडरेट तो ज़रूर होगा, स्पेशली विद ऑयल प्राइसेस हैविंग कम डाउन, कमोडिटी प्राइसेस हैविंग कम डाउन। तो एक ये इवेंचुअलिटी है एंड बेस इफेक्ट भी कहीं न कहीं आगे जाके आप हमें आने वाले 2 या 3 क्वार्टर में दिखाई देगा। लेकिन टू ज़ूम इन टू द नेक्स्ट 1 और 2 मंथ्स एंड से कि 8.5% इन्फ्लेशन 6% हो जाएगा, वो शायद एक हद तक थोड़ा ब्रावाडो होगा मेरे हिसाब से। राइट। जो दूसरी एक चिंता लोगों को आ रही है मन में वो ये है कि ग्लोबल स्लोडाउन का क्या किस हद तक हो सकता है। यूएस में रिसेशन की बातचीत, यूरोप में स्लो डाउन, चाइना ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा धीमी गति से चल रहा है और खुद को स्लो कर रहा है। तो इस ग्लोबल स्लोडाउन के चलते किस तरह की आंच भारत को आ सकती है, क्योंकि हम जो है एक एक बहुत ही अलग तरीके से इस समय उभर के आ रहे हैं ग्रोथ फ्रंट पे, अर्निंग्स क्वालिटी फ्रंट पे, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा असर तो हमें पे पड़ेगा ही। तो आप उसको इस बात को कैसे एनालाइज कर रहे हैं? जी, बिल्कुल। सो बेसिकली जहाँ तक अभी इंडिया की बात हम करें तो मतलब इंडिया क्लियरली जैसे आपने बताया कि वी आर डीकपल्ड एंड नॉट जस्ट डीकपल्ड फ्रॉम द मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन इकोनॉमी भी हमारी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू इकोनॉमिक इंडिकेटर्स वी आर होल्डिंग अ मच बेटर। एंड यूएस में भी वैसे कोई इकोनॉमिक इंडिकेटर्स अभी इतने वीक नहीं हुए हैं। कुछ हद तक सॉफ्टनिंग जरूर हुई है ड्यू टू द रिसेंट रेट हाइक्स विच हैव हैपेंड, लेकिन हम उसे स्लो डाउन या बहुत ज्यादा एकदम मंदी वाला माहौल वहां पे भी हम नहीं गिन सकते। तो आई थिंक इंडिया की सिचुएशन डेफिनेटली बेटर है, बट फ्रॉम द कंजम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू हमें लगता है कि इंडिया विल बी स्टिल रीजनेबली फाइन। हमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट हाइक्स की भी बहुत ज्यादा दिक्कत शायद ना आए, और हमारे लिए 7-7.5% इन्फ्लेशन एक कोई नई बात नहीं है, हमने देखा हुआ है। पहले भी देखा हुआ है, और हम वेरी रिसेंटली 2012, 13, 14 में तो हमने 7-8% से भी ज्यादा देखा है। सो कंजम्पशन रिलेटेड मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा तकलीफ आएगी, लेकिन अगर यूएस या ग्लोबल इकोनॉमी स्लिप इनटू अ मच मोर प्रोलॉन्ग स्लो डाउन या डीप स्लो डाउन, या हम शायद रिसेशन न भी यूज करें लेकिन डीप स्लो डाउन भी अगर हो जाता है, तो मुझे लगता है कि एक हद तक एक हद के बाद एक्सपोर्ट्स पे तो डेफिनेटली इंडिया का असर आएगा, एंड कहीं ना कहीं हमारे इन्वेस्टमेंट साइकिल को वो थोड़ा में भी बाधा दे सकता है। तो आई थिंक दैट कैन हैपन, बट शायद शायद उसका दैट मे बी विजिबल टू अस ओनली मे बी अ ईयर डाउन द लाइन, व्हेन वी हैव सीन द ग्लोबल इकोनॉमीज गेट इनटू वेरी सिग्निफिकेंट स्लो डाउन, तभी जाके शायद इंडिया पे असर आएगा। तब तक हमारे डोमेस्टिक ड्राइवर्स हालांकि शुड होल्ड अस अप मच बेटर from let's say now to over the next 12 to 15 months. ताहिर, आपने बहुत अच्छी बात करी स्लो डाउन की सिलसिले में, क्योंकि अभी हम नीलेश गुप्ता जी से बात कर रहे हैं जो विजय सेल्स के मालिक हैं, और वो जी। ये कह रहे हैं कि फेस्टिव सीजन की तैयारी कर रहे हैं विजय सेल्स, क्योंकि वो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर हैं और रिटेलर हैं। वो उनकी उम्मीद में ये फेस्टिव सीजन इस दशक का सबसे अच्छा फेस्टिव सीजन हो सकता है उनके लिए। अगर ये किसी बात का सूचक है तो ये है कि शायद ऑन ग्राउंड डिमांड उतनी बुरी नहीं हुई है, इतनी इम्पैक्टेड नहीं हुई है जितना हम समझते हैं। आपकी क्या राय है डिमांड को लेके, कंजम्पशन को लेके? नहीं, क्लियरली जो इंडिकेटर्स आ रहे हैं, और अगर हम बहुत सारे जैसे कि फॉर एग्जांपल रिटेलर से बात करें या नॉन बैंकिंग एनबीएफसी से बात करें, तो क्लियरली डिमांड की जो पद्धति है वो बहुत ही स्ट्रांग है, और स्ट्रेंथ इसलिए भी आ रही है शायद मेरे हिसाब से क्योंकि कोविड से हम जब निकले और लॉकडाउन से अनलॉक हुआ, तो पहले शायद टियर 1 टियर 2 लोकेशंस में स्ट्रेंथ ज्यादा मानी जाती थी, अर्बन सेंटर्स में स्ट्रेंथ ज्यादा मानी जाती थी। अब ऐसा लग रहा है कि विथ इंडिया हैविंग बीन एबल टू कंट्रोल कोविड मच बेटर देन मेनी अदर कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, अब हमारे जो बाकी जो लोकेशंस है टियर 3 टियर 4 लोकेशंस है, वहां पे भी एक तरीके का जो डिमांड की जो पुल है वो शायद बनती आ रही है। हमने एक ठीक ठाक मॉनसून सीजन पैन आउट होते हुए देखा है, तो मुझे लगता है कि एक रूरल रिलेटेड स्ट्रेंथ भी कहीं ना कहीं, या टियर 3 वाली स्ट्रेंथ भी ओवरऑल ग्रोथ में हमें दिखाई पड़ेगी। एंड सो आई थिंक जो रिटेलर से समझ में आ रहा है, या जो शायद जो इंडिकेशंस डेवलप हो रहे हैं कि वी विल गेट अ गुड फेस्टिव सीजन,
वो क्लियरली हो सकता है। और हमें ये बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि पिछले 2 फेस्टिव सीजन्स हैव बीन इन्वॉल्व्ड इन कोविड। तो कोविड के बाद ये एक पहला क्लियर फेस्टिव सीजन मिलेगा जो which to some extent will also mean pent up spending and pent up demand from a festive standpoint. So I think I won't be surprised जो indications आ रहे हैं या जो retailers की जो judgment है that very well can turn out to be correct. जी ताहिर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि सबसे लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है देश के, वो ये कह रहे हैं कि क्रेडिट ग्रोथ 15% पे एम करनी चाहिए। इंडस्ट्री क्रेडिट ग्रोथ ऑलरेडी आ गई है, वो खुद भी अपनी क्रेडिट ग्रोथ 15% पे एम कर रहे हैं। ये अगर क्रेडिट ग्रोथ 15% आ गई है, रिटेल की डिमांड क्रेडिट की ऑलरेडी स्ट्रांग थी, अब कॉर्पोरेट डिमांड भी आ रही है क्योंकि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 75% पे आ गया है, इसको आप अपने फाइनेंशियल सेक्टर में कैसे खेलेंगे? पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर, किस तरह से आप अप्रोच कर रहे हैं? सो क्लियरली डोमेस्टिक क्रेडिट साइकिल पे हमारा रुझान बहुत ही पॉजिटिव है। एंड हमें क्लियरली लगता है, जैसे मैंने कहा कि मतलब इंडिया की पोजीशन इज रिलेटिवली बेटर एंड डोमेस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो क्लियरली हमें स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, बिकॉज एक तरीके का एक पेंट अप साइकिल भी है। एंड आई थिंक अगर हम, हालांकि अभी जो क्रेडिट ग्रोथ हमें दिखाई दिया है वो 15% है, कुछ हद तक वो थोड़ा ज्यादा इसलिए भी दिखाई दे रहा है बिकॉज कमोडिटी प्राइसेस ऊपर चले गए हैं और वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, तो उसका भी एक थोड़ा असर उस नंबर पे है। लेकिन नॉट विथस्टैंडिंग दैट आई थिंक हमारी ये एक्सपेक्टेशन है कि क्रेडिट साइकिल फिर भी स्ट्रेंथन होगी आने वाले क्वार्टर्स या मंथ्स में। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे जाके भी मतलब 12 से 15% के बीच में क्रेडिट ग्रोथ सस्टेन हो सकती है। जनरली इन अ गुड क्रेडिट साइकिल हमने देखा है कि private sector banks के साथ साथ public sector banks also do very well. In fact, sometimes public sector banks do even better in a good credit cycle. तो अभी एक ऐसा माहौल डेवलप हो रहा है कि न केवल प्राइवेट सेक्टर बैंक्स बट टॉप टियर पब्लिक सेक्टर बैंक्स की तरफ भी हमारा रुझान पॉजिटिव होता जा रहा है। और जहाँ पे वैल्यूएशन का भी एक कंफर्ट हमें अब भी मिल रहा है। तो एक कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्गर अर्निंग्स led by a stronger credit cycle and then एक वैल्यूएशन की अपसाइड क्लियरली पब्लिक सेक्टर बैंक्स में भी बनती जा रही है। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर बट इवन विद इन विच न केवल जो स्ट्रॉन्ग प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हमेशा से रहे हैं और उनकी ग्रोथ विल डेफिनेटली कंटिन्यू, बट अलोंग साइड विच टॉप टियर पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर ऑल्सो लुकिंग इक्वली अट्रैक्टिव। अच्छा, अगर आप वैल्यूएशन की बात कर ही रहे हैं तो क्या हम ऐसे समय में भी आ गए हैं जब बाजार FY24 के वैल्यूएशन अब देखना शुरू कर रहा है, या अभी उसके लिए अर्ली है? क्योंकि ये भी बात बार बार निकल के आती है कि शायद इंडियन मार्केट वैल्यूएशन वाइज पूरे वर्ल्ड से एक्सपेंसिव है, क्या ये प्रीमियम डिजर्व करते हैं? वैल्यूएशन पे क्या व्यू है आपका? सो बेसिकली देखिए, मार्केट का फोकस क्लियरली FY24 की तरफ ही है। स्ट्रीट के एस्टिमेट से आप जो हम इंटरनली भी इवैल्यूएट करते हैं, आजकल बहुत सारे सेक्टर्स और बहुत सारी कंपनीज में हम FY24 की तरफ दिशा में बढ़ चुके हैं। और ये उसका कारण ये भी है कि वी आर, हालांकि हमने एक ही क्वार्टर का रिजल्ट देखा है FY23 का, लेकिन 6 महीने ऑलरेडी साल के गुजर चुके हैं मोर और लेस। और जो FY23 के अभी जो एस्टिमेट से आंकड़े हैं उनमें बहुत ज्यादा रिस्क नहीं दिखाई दे रहा है। सो FY23 नंबर्स एट वन लेवल वी आर ऑलमोस्ट थिंकिंग कि भाई दे आर इन द बैग। और अभी जो भी अंदाजा लगाना है या एस्टिमेशन लगाना है वो FY24 के नंबर्स के हिसाब से ही लगाना है। और मार्केट की मतलब मार्केट का रुख और मार्केट की दिशा ऑल्सो विल बी बेस्ड ऑन FY24। FY23 के आने वाले कुछ क्वार्टर्स में चाहे वो बहुत ज्यादा अपसाइड हो या कुछ हद तक डाउनसाइड भी हो, तो मुझे लगता है कि मार्केट नजरअंदाज कर देगी। और आने वाले 6 महीने में बहुत ज्यादा मतलब वेरिएशन होना भी मुश्किल लग रहा है। हमने ऑलरेडी जो डाउनग्रेड देखना था फॉर FY23 हमने शायद पहले 6 महीने, इस साल के पहले 6 महीनों में देख लिया है। तो निफ्टी की ही बात करें तो हमने 5 to 6% डाउनग्रेड स्ट्रीट के एस्टिमेट्स में ऑलरेडी देख चुके हैं फॉर FY23। तो आई थिंक
23 में और बाकी के महीनों में कुछ बहुत ज्यादा सरप्राइज एलिमेंट अप या डाउन नजर नहीं आ रहा है। अगर वेरिएशन होना है तो FY24, एंड देयरफॉर इट इज फेयर दैट द मार्केट हैज मूव्ड ऑन टू FY24 अर्निंग्स। ताहिर, अगर हम बात करें इस समय आपके पोर्टफोलियोज किस तरह से पोजीशंस हैं, ये जो अर्निंग्स ग्रोथ की बात हो रही है, अर्निंग साइकिल पिकअप हो रहा है, मल्टी ईयर लो से 2% पहुंच गया था कॉर्पोरेट प्रॉफिट टू जीडीपी, अब 4 के ऊपर है। क्या हम हिस्टोरिक 7% हाई की तरफ जा रहे हैं? और अगर आप जा रहे हैं तो इस अर्निंग्स ग्रोथ की रिकवरी को आप कैसे खेल रहे हैं? सो क्लियरली एक प्रो साइक्लिकल अप्रोच है, जैसे मैंने बताया, और डोमेस्टिक सेक्टर्स और डोमेस्टिक इकोनॉमिक रिलेटेड एक्टिविटीज पे की तरफ रुझान ज्यादा है, प्रेफरेंस ज्यादा है। और ये हमारा लगभग करीब करीब पिछले 6-8 महीने से वही रुक रहा है, स्पेशली जब से यू नो ग्लोबल जो फैक्टर्स थे या ग्लोबल जो कंसर्न्स थे वो सामने उभर के आ रहे थे। सो आई थिंक दैट वी थिंक इज स्टिल वैलिड और इट कंटिन्यूज। And we have seen that play out also कि domestic sectors have done much better compared to जो globally oriented थोड़े जो sectors है। तो एक पोर्टफोलियो का सबसे बड़ा जो डायरेक्शन है या वेटेज है वो क्लियरली डोमेस्टिक ओरिएंटेड सेक्टर्स पे है। उनमें फाइनेंशियल्स एक बड़ी इम्पोर्टेंट एलिमेंट है हमारे लिए, एंड वहां पे हम हमारा एक्सपोजर बढ़ाने के लिए हमें कोई दिक्कत नहीं लग रही। सेकंड इज कंजम्पशन रिलेटेड एक्टिविटी में भी जो हमने देखा है देयर इज क्लियरली एन इम्प्रूवमेंट, और हमारी एक्सपेक्टेशन, जैसे मैंने कहा कि कंजम्पशन पॉकेट्स भी कुछ हद तक डेफिनेटली एक्सेलरेशन के मोड में है। एंड तीसरा है इंडस्ट्रियल्स, जो हमें लगता है कि एक मल्टी ईयर साइकिल में प्रवेश कर चुका है ऑलरेडी इन द लास्ट लेट्स से 6-12 मंथ्स, और वहां पे भी एक हमारा इम्पोर्टेंट प्रेजेंस है अक्रॉस मेनी ऑफ आवर पोर्टफोलियोज। जहां तक ग्लोबल सेक्टर्स का सवाल है, मुझे लगता है कि एक हद तक उन सेक्टर्स में जो डिसअपॉइंटमेंट आई है और जो अंडर परफॉर्मेंस आया है पिछले स्पेशली इन द कोर्स ऑफ 2022, मुझे लगता है एक वैल्यू अपॉर्चुनिटी के रूप में वो क्लियरली यहाँ पे धीरे धीरे करके इस्टेब्लिश हो रहे हैं। अर्ली डेज है, शायद इनमें अभी इमीडिएटली ट्रिगर्स हमें न दिखाई दे, लेकिन वैल्यूएशंस एक हद तक जो एक्सेसिव वैल्यूएशंस के जोन में वो चले गए थे टुवर्ड्स द एंड ऑफ 2021, वहां से अब एक रीजनेबल वैल्यूएशन की तरफ जरूर आ गए हैं। मार्केट्स का प्रेशर उनमें शायद ज्यादा रहेगा, स्पेशली जब तक जैसे हमने डिस्कस किया यूएस और डेवलप मार्केट्स की जो ग्रोथ वर्सेस इन्फ्लेशन की बैटल है, वो जब तक वो सॉर्ट आउट फुल्ली नहीं हो जाती तब तक उनमें शायद थोड़ा प्रेशर बना रह सकता है। लेकिन मुझे लगता है एक वैल्यू पोजिशनिंग धीरे धीरे करके हम इस्टेब्लिश करने में वहां पे हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि उनमें से रिटर्न इमीडिएटली आएगा, ट्रिगर्स इमीडिएटली डेवलप होंगे, लेकिन आप अगर 12 to 15 मंथ्स का टाइम होराइजन रखते हैं तो मुझे लगता है कि एक लेवल से इन सेक्टर्स में भी एक रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं। ये शायद आप मेटल्स के बारे में कह रहे थे, मैं इसके बारे में बात भी करूंगा। टेक्नोलॉजी भी एक दूसरा सेक्टर है जो होता है। जी श्योर, मैं आपसे जानना चाहूंगा इंडस्ट्रियल्स या डोमेस्टिक कैपेक्स को आप कैसे खेल रहे हैं? एक तो एबीबी, सीमेंस, हनीवेल वैरायटी या टॉप टियर, बट वहां पे वैल्यूएशन चैलेंज हमेशा आता है। एक मिड टियर और स्मॉल में भी क्या अपॉर्चुनिटीज अब आपको कैपेक्स रिलेटेड प्लेस में नजर आ रही हैं? तो कुछ प्लेस जो है वो हार्ड एसेट्स के रूप में भी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल लॉजिस्टिक्स रिलेटेड कंपनीज है, ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ी हुई है, लाइट इंडस्ट्रियल्स है, कुछ सेगमेंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वो भी है, कंपनीज इंडस्ट्रियल्स में वो भी है जो मैन्युफैक्चरिंग ओरिएंटेड बनती जा रही है। B2B बिजनेसेस है जो शायद PLI वगैरह के बेनिफिशियरीज है, दैट इज आल्सो एट वन लेवल पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ। देयर आर सेगमेंट्स जहां पे मतलब पावर सेक्टर के एंसिलरीज है, देयर आर सम यूटिलिटीज, पावर यूटिलिटीज आल्सो जो अट्रैक्टिव लगते हैं। तो एक हद तक मतलब मैं इंडस्ट्रियल्स की अगर बात करूं तो इट इज नॉट जस्ट अबाउट द टॉप टियर, बट अगर थोड़ा वाइडर पर्सपेक्टिव ले तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस इंडस्ट्रियल्स can be considered together. केमिकल्स के बारे में आपका क्या ख्याल है?
केमिकल स्टॉक्स 2-3 साल के कंसोलिडेशन के बाद धीरे धीरे अब वापस आ रहे हैं। कई लोगों के कैपेक्स ऑन प्लान थे, अब वो ऑन स्ट्रीम आके वहाँ से पेबैक शुरू होने की विजिबिलिटी आ गई है। क्या इसमें आपने लेटली पोजीशन बढ़ाई है लास्ट 6-8 महीने में, या देख रहे हैं बढ़ाने की? तो हमने केमिकल सेक्टर में कुछ हद तक हमारी वेटेज बढ़ाई है और कुछ कंपनीज को हमने देखा है, लेकिन हम इस सेक्टर को मतलब एक अलग रूप से देखने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि पिछले 2-3 साल में जो हमने केमिकल सेक्टर में जो रैली देखी, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द कोविड पीरियड, वो एक प्रेमाइस पे थी, ऑन द बेसिस ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ चाइना प्लस वन, ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट ऑन कमोडिटी प्राइसेस। तो वो एक जो प्ले है वो क्लियरली हैज प्लेड आउट। अब इट इज इम्पोर्टेंट कि एक थोड़ा डिफरेंशिएशन के बारे में सोचा जाए और लॉन्गर टर्म स्ट्रेटजीज ऑफ कंपनीज के बारे में सोचा जाए। लॉन्ग पोजिशनिंग हम इस तरीके से कर रहे हैं कि हमारी प्रेफरेंस उस तरफ है जहाँ पे कुछ एक स्पेशलिटी रिलेटेड बेनिफिट ज्यादा है। कमोडिटी केमिकल से हम थोड़ा हट के स्पेशलिटी केमिकल्स की तरफ ज्यादा ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज दैट इज वेयर हमें लगता है कि एक ड्यूरेबल अपॉर्चुनिटी है, जो शायद सिर्फ इस बात से जुड़ी नहीं है कि एज ऑफ नाउ चाइना वीक है तो इसलिए एक अपॉर्चुनिटी है। वी वांट टू थिंक रिलेटिवली मोर लॉन्गर टर्म इन दिस सेक्टर। और हमें लगता है कि जो स्पेशलिटी डोमेन में है या कॉम्प्लेक्स केमिकल्स में है, वो वहां पे मुझे लगता है कि दैट विल बी अ मोर लॉन्गर लास्टिंग प्ले, और जहाँ पे न केवल ग्रोथ बट इवन वैल्यूएशंस कैन सस्टेन एट हायर लेवल्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो नाउ वी आर ट्राइंग टू, मुझे लगता है कि नेक्स्ट लेवल ऑफ केमिकल सेक्टर परफॉर्मेंस विल बी ड्रिवन बाय कंपनीज जो एक लेवल पे डिफरेंशिएट कर सकती है अपने आप को वर्सेस फेयर वेरी पॉइंट। कमोडिटी प्लेस। फेयर पॉइंट। सीमेंट में आजकल काफ़ी एक्टिविटी है। एक तरफ एक बड़ा एग्रेसिव बायर है, दूसरी तरफ कोई सप्लाई बड़ी आई नहीं है लास्ट कुछ सालों से इनफैक्ट। तो इस सिलसिले में कुछ मिड कैप कंपनीज एक टेक ओवर टारगेट की तरह दिख रही हैं। अगर ग्रोथ आती है वाकई, इंफ्रा बूम और कैपेक्स बूम की हम बात कर रहे हैं, तो सीमेंट को साथ में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। आप कैसे खेल रहे हैं स्पेस को? लार्ज कैप ओरिएंटेड, मिड कैप्स, या आप किसी और वे में स्पेस में अप्रोच कर रहे हैं? सो पिछले कुछ समय में जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हुई है रिगार्डिंग सेक्टर ओनरशिप और चेंज ऑफ हैंड्स या लार्ज प्लेयर्स में जो भी डेवलपमेंट्स हुई है, मर्जर एंड एक्विजिशन की जो एक्टिविटी हुई है, उससे एज ऑफ नाउ सेक्टर का थोड़ा कॉम्प्लेक्शन जो है वो चेंज हो सकता है, ऐसा लग रहा है। एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू with you know strong confidence to be able to say as to what will be the direction of the sector on a long term basis, क्योंकि big will become clearly bigger, लेकिन वो जो bigger participants है उनके aspirations क्या है in terms of in terms of capacity expansion, वो पूरी तरह से clear नहीं है at this stage. तो right now definitely we as a commodity sector we prefer it over, let's say, some of the other global commodity sectors. सीमेंट जो हमें पता है एक डोमेस्टिक कमोडिटी सेक्टर के रूप में माना जाता है, एंड हम उसको उस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं एज ऑफ नाउ हमें लगता है कि जो रॉ मटेरियल रिलेटेड प्रेशर जो सेक्टर पे आया था, दैट कैन प्रोबेबली रिवर्स, क्योंकि जो इनपुट कॉस्ट है वो क्लियरली ईज आउट हो रहे हैं। तो उसका जो सिक्लिकल बेनिफिट है इन टर्म्स ऑफ मार्जिन रिकवरी या ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर टन रिकवरी जो है, वो क्लियरली इंप्रूव हो सकता है। तो हम वो प्ले पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं एज अ सिक्लिकल अपॉर्चुनिटी। स्ट्रक्चरली ये इंडस्ट्री में डेवलपमेंट्स अभी भी अर्ली स्टेज पे है, और न्यू एंट्रेंट्स की जो मंशाएं है, जो उनके एस्पिरेशंस है, वो किस हद तक पैन आउट होगी, वो वी विल ओनली बी एबल टू असेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सही बात है। ताहिर, और कौन सी जगह पे आपको, कौन से सेक्टर्स में, स्पेसेस में आपको रिस्क रिवॉर्ड बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है, जहाँ पे बाजार प्राइस से नहीं कर रहा है फॉरवर्ड लुकिंग अर्निंग्स, लेकिन एक्चुअली अर्निंग्स की ट्रेजेक्टरी काफ़ी बढ़ने वाली है, जहाँ पे आपको लगता है कि एक पोजीशन बढ़ा रहे हैं आप या बढ़ानी चाहिए? आई वुड से देखिए, वैल्यूएशंस में एक्सेप्ट फॉर ग्लोबल सेक्टर्स there are no other parts of the Indian market which are that cheap.
one sector which clearly is yet not there in terms of valuations is financials. तो चाहे वो public sector banks हो या चाहे वो, and especially banking part of the financials space, and some maybe in some cases some NBFCs also. लेकिन बैंकिंग के बारे में क्लियरली ये फिर अभी भी कहा जा सकता है कि दे आर नॉट एट वैल्यूएशंस जो उनके पास्ट एवरेजेस के बहुत ज्यादा हाईज पे है या के अपर एंड ऑफ द बैंड पे है. तो क्लियरली एक जो वैल्यूएशन स्ट्रोक ग्रोथ का कंफर्ट जो है वो, एंड दैट टू इन अ लार्ज सेक्टर लाइक फाइनेंशियल्स, अ लार्ज सेक्टर इज ओनली अवेलेबल एट दिस स्टेज आई वुड से इन फाइनेंशियल्स. और उसमें दोनों में मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक्स में भी अवेलेबल है जैसे मैंने कहा शुरुआत में, and even in case of private sector banks. Even the private sector banks are not trading at the same historic highs that they have been used to trade at in the past. तो अगर cyclical improvement आती है, and that is what we are expecting, तो इन सब बैंक्स में एक हद तक earnings और valuation की upside आ सकती है. शायद कुछ हद तक पब्लिक सेक्टर बैंक्स में ज्यादा आ सकती है बिकॉज उनमें जो एक जर्नी है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशंस वो ज्यादा रहती है, स्पेशली इन अ चेंजिंग साइकिल ऑफ द मार्केट. ऑलराइट ताहिर, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए और शेयर करने के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी और कौन से एरियाज में आपको इंटरेस्ट है, इससे बाजार कैसा लग रहा है. बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए. थैंक यू वेरी मच.